नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विद्यार्थी अपडेट। और आज लाए हैं आज की बड़ी खबर। जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, क्या हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्या हमारे करियर के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपके करियर से भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, एक खबर निकल के आ रही है कि लखनऊ सिपाही भर्ती परीक्षा का जारी होगा कट ऑफ। कब जारी होगा? तो 11 सितंबर से 19 सितंबर तक प्राप्त की जा रही है आपत्ति। यानी 11 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में आपकी कोई आपत्ति है, कोई समस्या है एनसीईआरटी को लेकर, तो आप क्या आपत्ति कर सकते हैं। 19 सितंबर से 12 तक, 19 सितंबर की रात 12 बजे तक आपत्तियां ली जाएगी और अभ्यर्थी से मांगी हुई आपत्तियों का निस्तारण शुरू हुआ। इसके बाद क्या होता है कि सितंबर के अंत तक कट ऑफ सूची जारी होने की उम्मीद। यानी कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में कट ऑफ जारी होने की उम्मीद, ऐसा आपको कल भी बता दिया गया था। देखिए, 19 सितंबर को महाधरना है। कैसा धरना है? तो 19 सितंबर को जो धरना है, चलो प्रयागराज प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर महाधरना है। आश्वासन नहीं, लिखित चाहिए, शिक्षक भर्ती निश्चित चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि 2018 के बाद अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है। यानी कि 6 साल बीत गए, लेकिन अभी तक प्राइमरी शिक्षक की भर्ती वैकेंसी नहीं आई। आयोग बनने के बाद भी इतना लेट हो रहा है, इसलिए अभ्यर्थियों ने क्या किया? धरना दिया है। कहाँ? पीएनपी गेट के सामने, प्रयागराज। चलिए, तो आगे खबर जो निकल कर, इसको हम समझते हैं। आयोग के कैलेंडर में लंबित परीक्षाओं के लिए जगह नहीं। अभ्यर्थी को नई भर्ती परीक्षाओं के लिए अगले साल का इंतजार करना होगा। यानी कि जो भर्ती होगी अब आपका लगभग अगले साल होना निश्चित है। यूपीएससी वर्ष 2024 में लंबित और नई परीक्षाओं के लिए सिर्फ 3 आरक्षित तिथियां बची है और लंबित परीक्षाओं की संख्या इससे कहीं अधिक है। चलिए आगे बात करते हैं कि 2024 के कैलेंडर में 10 नवंबर और 8 दिसंबर और 15 दिसंबर की तिथियां परीक्षाओं के लिए आरक्षित है। इसके पूर्व आयोग ने 9 अप्रैल को सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 में 268 पदों का विज्ञापन जारी किया था। इसकी मुख्य परीक्षा तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है। ऐसे में आरक्षित तिथि में यह परीक्षा कराई जा सकती है। वहीं आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए तकरीबन 6000 पदों का अधिचयन मिल चुका है। और सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के लिए 150 से अधिक पदों को, राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए 350 से अधिक पदों, राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए तकरीबन 1000 पदों, और खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ के भर्ती के लिए 50 से अधिक पदों का अधिचयन मिल चुका है। इनमें से कुछ परीक्षाएं शासन की स्क्रीनिंग परीक्षा की नियमावली की मंजूरी मिलने का इंतजार अटकी हुई है। कुछ परीक्षाओं को लेकर शासन स्तर पर समकक्ष अर्हता स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार किया जा रहा है। इस महीने में परीक्षा न होने का कारण यह भी है कि बहुत सारे त्यौहार पड़ रहे थे, इसलिए परीक्षाओं होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं सहारा फंड को। जो सहारा में जिनका पैसा फंसा है, डूबा है, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सहारा समूह जमाकर्ताओं जिनका पैसा जमा है, अब उनको मिलेगा 50,000। पहले क्या था, केंद्र सरकार 10,000 सीमा बढ़ाई थी, लेकिन अब आपको मिलेगा 50,000। अगर आपको लेने में कोई समस्या आ रही है, किसी पर कोई समस्या आ रही है, तो आपको यहाँ नंबर दिया है, इस पर आप कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अपने नंबर पे यहाँ पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो टोल फ्री नंबर है, मंत्रालय ने टोल फ्री नंबर जारी किया जिन पर किसी भी सवाल फ़ोन किया जा सकता है। 1800-103 6891 और 1800-103 6893। इन नंबरों पर क्या आज जवाब पा सकते हैं। क्लेम होने के बाद 30 दिन के भीतर सत्यापन, कोई क्लेम है तो 30 दिन के भीतर क्या होगा, आपका सत्यापन हो जाएगा और 15 दिन के भीतर खाते में पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी जानकारी के लिए यहाँ क्या कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, अपना जानकारी ले सकते हैं। पहले क्या था, पहले था 10,000, लेकिन अब सरकार ने बढ़ा दिया क्या, 50,000। चलिए, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि एक देश एक चुनाव को कैबिनेट को मिली
मंजूरी। स्वीकृति मिल चुकी है कि एक देश एक चुनाव। संसद के शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा विधेयक और संविधान में किया जाएगा संशोधन। इस पे कुछ राजनेताओं का क्या कहना है, इसके बारे में समझते हैं। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री, रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने कहा है इन्होंने कहा है कि कुछ महीने के देश भर में लागू करने पर होगी चर्चा और सत्ताधारी दल सहित 32 पार्टियों इसके पक्ष में और दल 15 इसके विपक्ष में है। यानी कुछ महीने देश भर में लागू करने के उपायों पर होगी चर्चा और सत्ताधारी दल के 32 पार्टियां और इसके विपक्ष में, यानी कि विपक्ष दल के जो हो गए 15 दल हो गए शामिल। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या कहना है? इनका कहना है कैबिनेट ने एक साथ चुनाव कराने की संबंधित सिफारिशों को स्वीकार किया। मैं इस प्रयास का नेतृत्व करने और विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को सराहना करता हूं। यह हमारे लोकतंत्र और अधिक जीवन सहभागी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि जो समिति बनी थी वो थी रामनाथ कोविंद समिति ने ही क्या की है, इसको इस पे चर्चा की है, इसमें मंजूरी दी गई है। मतलब कि जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो चर्चा चल रहा था, इसकी कमेटी थी, तो इस कमेटी का नाम था कोविंद नाथ, ठीक है, कोविंद कमेटी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम पर था कोविंद कमेटी। इस पे अमित शाह क्या कहते हैं? यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ और वित्तीय रूप से कुशल चुनाव के माध्यम से देश में लोकतंत्र को और मजबूत करने और संसाधनों के अधिक उत्पादक आवंटन के माध्यम से आर्थिक विकास की गति देने की मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है। यही हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एक समृद्ध लोकतंत्र के राजनीतिक स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को दी गई स्वीकृति अभिनंदनीय है। देश में राजनीतिक स्थिरता, सतत विकास और समृद्ध लोकतंत्र के लिए निर्णय मील का पत्थर सिद्ध होगा। इस युगांतकारी निर्णय के लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार। चलिए जानते इससे लाभ क्या होगा, जो वन नेशन वन इलेक्शन, इससे लाभ क्या होगा, इसके लाभ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्योंकि इसका पहला लाभ होगा कि देश को बार बार चुनाव के भंवर में नहीं फंसना होगा और विकास के कार्यों की रफ्तार सुस्त नहीं पड़ेगी। अभी चुनाव के चलते नए कामकाज रुक जाते थे, लेकिन अब रुकेगा नहीं। देश को बार बार चुनावों के लिए वित्तीय बोझ नहीं उठाना पड़ेगा और केंद्र और राज्य के बीच कटुता स्थिति नहीं बनी रहेगी। अभी केंद्र के में सत्ताधारी दल के राज्यों में होने वाले चुनावों में वहाँ के सत्ताधारी दल के कार्यों का विरोध करना होता है, ठीक है। इसमें बहुत अधिक पैसा खर्च नहीं, क्योंकि बार बार चुनाव कराने से बहुत अधिक समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है और देश को आगे बढ़ाने की जो नीति है, जो कार्य है, इसमें भी बाधा पहुंचती। जैसे मान लीजिए चुनाव आ गए, आपका परीक्षा रुक गया, कोई भी कार्य रुक जाता है, लेकिन जब एक बार चुनाव होगा तो ऐसा कार्य नहीं होगा। एक देश एक चुनाव की समिति की आम सिफारिशें क्या थी, इस सिफारिशों को समझ लेते हैं। एक देश एक चुनाव की योजना को देश के 2 चरणों में लागू किया जाए। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराया जाए, दूसरे चरण में नगरीय निकायों और पंचायतों चुनाव कराए जाए, लेकिन इन्हें पहले चरण में 100 दिन के भीतर ही कराया जाए। लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही राज्यों के बीच के चुनाव कराए जाने पर विचार किया जाए, ठीक है। अगला क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि एक देश एक चुनाव योजनाओं को देश में 2 चरणों में लागू किया जाए। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा, दूसरे चरण में नागरिक निकायों और पंचायतों को चुनाव कराया जाए, लेकिन इससे पहले 100 दिन के भीतर चुनाव कराया जाए। लोकसभा कार्यकाल खत्म होने के साथ ही राज्यों के बीच चुनाव कराए जाने पर विचार किया जाए। अगर किसी विधानसभा चुनाव की अपरिहार्य कारणों से एक साथ नहीं हो पाता है तो बाद की तिथि में होगा, लेकिन कार्यकाल उसी दिन समाप्त होगा जिस दिन लोकसभा कार्यकाल समाप्त होगा। यदि किसी राज्य की विधानसभा बीच में भंग हो जाती है तो नया चुनाव विधानसभा की बाकी कार्यकाल के लिए ही कराए जाएंगे और सभी चुनावों के लिए एक समान मतदाता सूची तैयार किया जाए। अभी लॉस और विस के लिए अलग अलग
लोकसभा और विधानसभा के लिए अलग अलग मतदाता सूची है जिसे केंद्रीय निर्वाचन आयोग तैयार करता है, जबकि नगरीय निकाय पंचायतों के लिए अलग मतदाता सूची होती है जिसको राज्य निर्वाचन आयोग तैयार करता है। इसे अमल लाने के लिए कार्यान्वयन समूह में गठित किया जाए। कोविंद समिति ने 18 संवैधानिक संशोधन की सिफारिश भी की है जिनमें अधिकांश राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी। समान मतदाता सूची और समान मतदाता पहचान पत्र से जुड़े कुछ प्रस्तावित बदलावों के लिए कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुमोदन की जरूरत पड़ेगी। वन नेशन बहुत ही अच्छा है देश के लिए। चलिए अब अगली खबर निकल के कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर आज धरना, मांगेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती। शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी उत्तीर्ण डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड के प्रशिक्षित अभ्यर्थी गुरुवार को उत्तर प्रदेश सेवा शिक्षा चयन आयोग के बाहर प्रदेशव्यापी धरना देंगे। मांग की प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मौखिक नहीं लिखित आश्वासन दिया जाए। डीएलएड बीटीसी संघ के बैनर तले डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने बैनर तले प्रशिक्षित जिला अभ्यर्थियों का क्रमिक धरना बुधवार को बारिश में भी पत्थर गिरिराज के निकट धरना स्थल जारी रहा। डीएलएड संघ के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह ने बताया कि 5 सितंबर को आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कृति पांडे ने आश्वासन दिया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अधिचयन के लिए शासन स्तर की पहल की जाएगी। उसके बाद से अभ्यर्थी लगातार धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ स्पष्ट नहीं किया गया। इस कारण अब गुरुवार को सुबह यानी कि 19 तारीख को सुबह 10 बजे बृहद धरना दिया जाएगा, यानी कि बहुत व्यापक रूप से धरना दिया जाएगा। डीएलएड में प्रवेश के लिए 6 घंटे में 4000 आवेदन, यानी कि कल से 18 तारीख से दोपहर से आपका शुरू हो गया है डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया। इसमें 6 घंटे में 4000 छात्रों ने आवेदन किया, जिसमें 2700 ने क्या किया, अपना ऑनलाइन शुल्क भी जमा कर दिया है। इसकी जानकारी देते हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी। इन्होंने जानकारी दी कि 6 घंटे में 4000 लोगों ने क्या कि फॉर्म फिलअप किया और जिसमें 2700 लोगों ने क्या किया, अपना फीस भी पेमेंट कर दिया है। ठीक है, और थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं कि प्रदेश में 66 डाइट हैं और 2974 निजी प्राइवेट डीएलएड कॉलेज है। कुल मिलाकर 2,33,350 सीटों पर प्रवेश दिए जाएंगे। इस प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य स्तर पर पीएनपी सचिव की ओर से मेरिट सूची जारी की जाएगी। यूपी बोर्ड केंद्र का निर्धारित समय सारणी जारी। 2025 की बोर्ड एग्जाम होने वाली है और बोर्ड एग्जाम को लेकर जो केंद्र की सूची है उसको जारी करने के लिए आदेश भी आ गया है। यानी कि 28 नवंबर तक क्या करना, 28 नवंबर तक वेबसाइट पे upmsp.edu.in पर अपलोड किया जाना। जिन विद्यालयों की सूचनाएं समय से अपलोड नहीं कराई जाएगी उसे परीक्षा केंद्र पात्रता सूची से बाहर करने पर विचार के साथ प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 15 अक्टूबर तक की गई ऑनलाइन चयनित केंद्र निर्धारण सूची में वेबसाइट अपलोड कर 6 नवंबर तक आपत्तियां ली जाएगी, जिसके निर्धारण प्रक्रिया समिति की अनुमोदित आख्या सहित 11 नवंबर तक पूरी की जा सकती है। जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति के अनुमोदित विद्यालय छात्र आवंटन सहित केंद्र की सूची वेबसाइट पर 15 नवंबर तक अनिवार्य रूप से अपलोड की जानी चाहिए। और 2025 की परीक्षा में वह विद्यालय केंद्र नहीं बनाए जाएंगे जिनमें 2022, 23 एवं 24 परीक्षा में सचल दल के पर्यवेक्षण पदाधिकारी सामूहिक नकल से पकड़े गए हैं। यानी कि जो 22, 23 और 24 पकड़े गए हैं उसका क्या बनेगा, उसका सेंटर नहीं बनेगा। तो आज की ये सूचनाएं थी, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही मजेदार सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।